नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैंने कल आप लोगों से डिस्कशन किया था कि किसी भी प्रिपरेशन की जब हम करते हैं उसकी डार्क साइड्स क्या क्या हो सकती हैं, इसमें मैंने बताया था। दोस्तों आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ 3 स्टेप स्ट्रेटेजी, मतलब सिंपल स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ। दरअसल क्या है, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर क्या मैं 1 साल प्रिपरेशन करके रैंक 1 ला सकता हूँ, सर क्या मैं 1 साल प्रिपरेशन करके अभी तक मेरा बेसिक्स क्लियर नहीं है, मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है, क्या मैं एक अंडर 100 रैंक ला सकता हूँ, या मैं ये रैंक ला सकता हूँ, मैं वो रैंक ला सकता हूँ। लोगों के ऑब्जेक्टिव पढ़ाई से ज्यादा रैंक की तरफ रहते हैं, है ना। तो जैसे वो इस तरह बोलते हैं मैं तुरंत समझ जाता हूं कि उनको एक्सपीरियंस कम है, होश कम और जोश ज्यादा है। दोस्त कंपटीशन में इस तरह नहीं चलता है कि आप कम होश और जोश ज्यादा से लड़े। यहां आपको होश और जोश दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर रखना होता है। साथ ही आज मैं दूसरा स्टेप आपको बताने वाला हूं कि कुछ लोग मेरे को मैसेज भी करते हैं, सर क्या मैं ये रेफरेंस बुक फॉलो कर लूं, सर मुझे कौन सी रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए, सर उन वाले सर ने तो ऐसा बताया था रैंक 1 निकालने के लिए, उन वाले सर ने तो रैंक 5 निकाली थी ऐसा करने के बाद। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही कल 2 कहानी सुना चुका हूं कि दुनिया की हर एक चीज हर बंदे पे अप्लाई नहीं हो सकती। 2 बंदे कोई भी सेम नहीं होते हैं, है ना। तो जो चीज किसी और पे अप्लाई हो रही है वो आप पे अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि आपके और उसके सर्कमस्टेंसेस कभी सेम हो ही नहीं सकते हैं, है ना। मैं आपको कल बता रहा था ना, घोड़े और मैंने मेंढक वाली कहानी सुनाई थी। घोड़ा तेज तेज दौड़ता है तो मेंढक को ये वहम हो जाता है कि उसके नीचे उसने उसको क्या देखा कि उसकी नाल लगी होती है, मतलब घोड़े के और शू के नीचे नाल लगी होती है। तो मेंढक ने देखा कि उसकी नाल टूटी हुई है, शायद उसकी वजह से ये तेज तेज दौड़ रहा है ना। और वो घोड़े से बोलता है कि क्या तुम इसकी वजह से भाग पाते हो, तो घोड़ा बोलता है हाँ हाँ इसकी वजह से मैं बहुत अच्छे से भाग पाता हूं। तो वो जाता है उस बंदे के पास, वो बोलता है कि नहीं तेरे को तू मर जाएगा। वो घोड़ा है, उसका शू इस तरह डिजाइन है, उसकी अपनी एबिलिटीज है कि वो उसको बियर कर सकता है। उसके मतलब नीचे आयरन की नील लगाई जाती है, उसमें ठोका जाता है नील्स को। अगर तेरे को ठोका तो मर जाएगा, तो बोला नहीं 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 लगाओ, मुझे भी उसकी तरह भागना है। और उस मेंढक के यहाँ पे और शू वो लगाई, उसमें जैसे कील ठोकी, मेंढक मर गया। समझ रहे आप, यही चीज होती है। बिना अपनी एबिलिटीज को जज किए हुए आप सीधा आउटपुट चाहते हैं। क्योंकि जितने भी लोग मुझे आंसर करते हैं ना, मैं उनको सुनते ही समझ जाता हूं कि उसमें कितना अनुभव है, कोचिंग का और एग्जाम निकालने का कितना कैलिबर है। क्योंकि बिना होमवर्क के आज की डेट में ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं कि बस सामने वाला उनके लिए मेहनत करके दे दे। वो रैंक 1 तो लाना चाहते हैं, लेकिन समझना नहीं चाहते वो किन किन स्टेज से होकर गुजरा है। वो उसके जैसा दिखना तो चाहते हैं, उसकी जैसी किताबें लेना चाहते हैं, उसके जैसे मतलब सोर्सेस कोचिंग वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उसकी जैसी मेहनत नहीं करना चाहते, है ना। तो मैं कभी भी किसी भी बंदे को एक आइडियल स्ट्रेटेजी नहीं देता जो स्पेशली मैंने डिजाइन की है। मैं कुछ आइडियाज जरूर देता हूँ, गाइडलाइंस जरूर देता हूँ। तो आज मैं वही गाइडलाइंस आपको देने वाला हूँ, है ना। अच्छी लगे दोस्तों, मुझे एक लाइक चाहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना मेरा चैनल, तो प्लीज अभी जाओ सब्सक्राइब करो। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो मुझे आपकी हिट चाहिए लास्ट में, अभी नहीं बोल रहा, पूरी वीडियो देखो। अगर अच्छा लगे तो मुझे लाइक पे हिट चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूं सिंपल 3 स्टेप स्ट्रेटेजी है, SPR, है ना। एग्जाम कोई भी हो, समझ लो, एग्जाम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी बंदा हो, उसको इन 3 प्रोसेस से गुजरना होता है। SPR कुछ नया नहीं है। S स्टैंड फॉर सिलेबस, P स्टैंड फॉर प्रीवियस ईयर, R स्टैंड फॉर रिवीजन। सिंपल, आपको भी ये बात पता है, मुझे भी ये बात पता है। आपको सबसे पहले सिलेबस कवर अप करना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाने, तीसरा आपको रिवीजन करना आना चाहिए। जो इन 3 चीजों को अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, अपनी एबिलिटीज के हिसाब से बेस्ट तरीके से कर देता है, वो आगे निकल जाता है इस लड़ाई में, है ना। तो मैं आज आपको ये तीनों चीजों के बारे में ही हेल्प करूंगा। तो इसके लिए आप पेन पेपर लेके बैठ जाओ तीनों चीजों पे, और उन सारी पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूं ना, जो अच्छे लगे वो पॉइंट्स को लिखते रहो, और साथ में अपने लिए क्या एप्लीकेबल है वो साथ में लिखो। क्योंकि भाई ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना है, आपको अपनी एबिलिटीज पता है। आपके पेरेंट्स भी नहीं बता सकते कि आपकी एबिलिटीज क्या है, आपकी इच्छा क्या है। तो आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आप किस डायरेक्शन में। मैं आपको सिर्फ एक गाइडलाइन से शुरू करूंगा। सबसे पहला सिलेबस। दोस्तों सिलेबस के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना मानो कि खेती करने जैसा है ना। याद रखना, मैंने कल बताया था बोने और काटने का नियम। और जैसे मुझसे कोई भी बंदा बोलता है ना कि सर मुझे ये रैंक चाहिए, तो मुझे पता चलता है कि उसका सीधा ध्यान आउटपुट पे है। इवन रैंक 1 वाले को भी पता नहीं होता कि उसकी रैंक 1 आएगी, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि वो सीधा कंसंट्रेट कर देता है रैंक 1 पे। और चूंकि रैंक 1 पे कंसंट्रेट करने देते हैं, तो वो सोचता है कि मैं सारी चीजें एकदम परफेक्टली करूंगा, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना, सबसे पहले बोने पे ध्यान दो, फिर उसके बाद काटने पे ध्यान दो। मतलब पहले इनपुट अच्छे से दो प्रॉपर सारी चीजों पे, देन एक्सपेक्ट फॉर द आउटपुट। बट होता उल्टा है, हम लोग पहले आउटपुट पर कंसंट्रेट करते हैं, देन वी कम बैक टू द इनपुट।
ऑलराइट, आपको पता चल गई ना पहली गलती हम लोग कहां करते हैं। चलिए अब सिलेबस पे बढ़ते हैं। सिलेबस है कि खेत को में फसल बोने जैसा है, बीज बोने जैसा है। जब हम सिलेबस को देखते हैं तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हो उसका सिलेबस आपके पास हो, आपको उसका सब्जेक्ट पता हो। सब्जेक्ट में ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट मान लो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 8 पार्ट्स में बटा हुआ है ना। और वो क्या है, अगर आपको पूरा सिलेबस पता है, जैसे मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को आंख बंद करके बता दूं, नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, के मैप, कॉम्बिनेशन सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, एडीसी, डैक, लॉजिक फैमिली, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, है ना। ये इसका पूरा सिलेबस हो गया जिसमें पूरा स्प्लिट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कहने का मतलब क्या है मेरा यहाँ पे, ये आपको थॉरली मतलब एक टाइम जब आप पढ़ लोगे उसको तो थॉरली याद हो जाएगा। दूसरा चीज, सिलेबस कब आपके साथ पास आ गया, सबसे आसान स्टेप था सिलेबस पता करना, तुरंत प्रिंट आउट निकालो एग्जाम का, सिलेबस आपके हाथ में आ जाएगा। दूसरी चीज आपके पास आती है, सिलेबस आपके पास आ गया, अब आपको कंसंट्रेट करना है सिलेबस आने के बाद कि आपको इसको कवर कैसे करना है। कवर कैसे करना है, आपको ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है, आपको ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है। और अब सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी का जो फायदा हुआ है ये हुआ है कि सारा कंटेंट अब ऑनलाइन अवेलेबल है। इवन जो कोचिंग्स ज्वाइन करते थे वो किस लिए ज्वाइन करते थे कि आपको एक इन्वायरमेंट मिले, कि आपको गाइडेंस मिले जो सामने वाला बंदा है। पर टेक्नोलॉजी ने देखो कितना इजी कर दिया है कि शायद मैं कभी आपसे ना मिल पाता, लेकिन इसके थ्रू मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छा किया है कि अभी क्या है, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं आपस में। तो सबसे पहले टारगेट करो सिलेबस को कंप्लीट करना है, आपको रिलायबल सोर्स चाहिए, है ना। कोचिंग में क्या करते हैं, आप इसलिए कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि आप नहीं सर्च कर सकते तो आप किसी दूसरे बंदे को वहां कर लेते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में ना मुझे सबसे गलत बात क्या लगती है, एक भीड़ चाल वाली। आपको शायद सच्चाई नहीं पता है मार्केट की। मार्केट के अंदर क्या होता है, जब भी कोई कोचिंग होती है, जो भी चीज चलती है, जिस तरफ लोग भागते हैं वो ड्राइव किए जाते हैं, भगाए जाते हैं। जैसे भीड़ जैसे होता है ना, तो भीड़ों को एक झुंड होता है तो आगे वाले को तो चलते रहते हैं और उधर साइड में ना कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। तो कोई झुंड से निकलने की कोशिश करता है, उसे छोड़ दो, तो वो क्या करता है, वो वापस उसको एक ही दिशा में ले जाता है खींच के। तो उन लोगों को ड्राइव किया जाता है, इकोसिस्टम मार्केट में तैयार किया जाता है। बहुत पैसा जो कोचिंग का होता है, बहुत पैसा इस इन्फ्लो पे लगता है, मार्केट के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, है ना। बहुत सारे ऑफर्स दिए जाते हैं, आपको भी पता है कैसे कैसे जो रैंकर्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आप हमारे फेवर में आके बोलो। तो आपको जो भी सोर्स चुनना है वो अपनी समझदारी से चुनना है, समझना आप मेरी बात। कोई भी सोर्स आप चुनो, ये किसी इन्फ्लुएंस में आके मत दो, क्योंकि भाई उसको तो बेनिफिट हुआ है, सामने वाला रैंक बनाया है, सामने वाला कोई उसे गाड़ी दे रहा है, सामने वाला कोई कुछ उसे दे रहा है, उसे क्यों दे रहा है, ताकि वो अगर 10 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो आपसे ऐसे ही करके अगर 100 लोग भी इन्फ्लुएंस हुआ है, 1 लाख रुपए फीस है तो 1 करोड़ का तो बिजनेस वैसे आ गया। समझने की कोशिश करो इस चीज को। अगर आप ये नहीं समझ सकते हो तो भाई विश्वास मानो कि आप गेट के थ्रू अगर किसी एग्जीक्यूटिव वगैरह उन पोजीशंस पे जाना चाह रहे हो तो बहुत मुश्किल है। आपको एनालाइज तो करना सीखना पड़ेगा इन चीजों को। तो आप अपने रिसोर्सेस पूरे खुले दिमाग से तैयार करो कि क्या सही है क्या गलत है। कई बार हो सकता है आप सही डिसीजन ले ले, कई बार हो सकता है गलत भी ले ले, लेकिन कोशिश करो कि आप एनालाइज करो कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो पहली चीज तो ये है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए चाहिए करो। और मैं बता दूं आज की डेट में इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है ना, सब कुछ अवेलेबल है। कुछ लोग हैं जो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं सिर्फ अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए। जो एफर्ट्स मतलब लाखों में मिल रहा है ना कंटेंट, कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को बांट रहे हैं। बस आपको ये चीज समझनी है कि जो आपको फ्री मिल रही है ना वो वास्तव में फ्री नहीं है। कभी ना कभी किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं वो कॉस्ट दी है, तब आपको फ्री मिल पा रही है। ठीक है, तो वो सोर्स आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है या ऑनलाइन कंटेंट करना है। ठीक है ना। इसके लिए आप जो भी आपका एक मेंटर पकड़ो, एक बंदा जो एक्सपर्ट हो, जिस पर भरोसा करते हो, उस पर पूरा रिलाय करो और फिर उससे गाइडेंस लो सर कहां से करना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जब आपको मेंटर या गाइड मिल जाएगा एक सीनियर, एक तो आपको चाहिएगा हाथ पकड़ के ऊपर उठने के लिए, है ना। और बहुत जरूरी होता है, आपका बहुत जो सफर है ना वो कम पेनिंग हो जाता है अगर आपके ऊपर कोई गाइड हो, अदरवाइज खुद तो बहुत बुरी हालत होती है। दूसरा, बहुत सारे लोग स्टैंडर्ड किताबों से करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, मेरे को 4-5 साल तो हो गई टीचिंग में, एटलीस्ट गेट की में, है ना। लेकिन कभी भी आज तक मैंने स्टैंडर्ड फॉलो नहीं की, जब तक मुझे ये ना लगे कि मुझे जो है मतलब कोई डाउट आया है, कोई स्पेसिफिक 2 कॉन्सेप्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे मैं वो उठाता हूँ किताब। अदरवाइज क्या है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो ओरिएंटेड होते हैं। जैसे मक्स है, मल्टीप्लेक्सर है, वो मल्टीप्लेक्सर का टॉपिक एक ही है, वो अलग अलग तरह से पूछा है। अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज चाहिए तो टेक्स्ट बुक मेरे को समझ में आती है, मगर आप कंपटीशन लड़ने जा रहे हो तो आपको किसी एक सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं होना है,
आपको एवरेज होना है 10 के 10 सब्जेक्ट्स में, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है उसमें एवरेज होना है। समझ में आया पॉइंट? तो आपको एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है, एवरेज बनने की कोशिश करनी है, सभी में बराबर इक्वल। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक अच्छा कंटेंट पकड़ लोगे आप, है ना, कंटेंट अच्छा पकड़ लोगे, एक अच्छा एजुकेटर आपको मिल जाएगा, तो क्या होता है आपका सफर बहुत हद तक इजी हो जाता है, क्योंकि वो आपको इतनी स्मूथली फ्लो करा लेता है कि आप टेक्स्ट बुक में कितनी मेहनत कर लो वो नहीं पकड़ पाओगे जितनी जल्दी वो सामने वाला करा देगा आपको। तो दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, उसके बाद जो है आपको ये समझ में आ गया कि आपको टेक्स्ट बुक कम अवॉइड करनी है, एक्सपीरियंस बेस्ड कंटेंट को लेने की कोशिश करो, है ना। उसके बाद दोस्त आप लोगों को मल्टीपल रिसोर्सेज से बचना है। क्या होता है, अभी तो आप एक बंदे को, दरअसल गलती क्या होती है, हम लोग ना डिफरेंट पीपल्स को फॉलो करते रहते हैं थ्रू आउट। आज रैंक 1 निकली है तो उसको आज इन लोगों ने हाईलाइट कर दिया, लोगों ने कि हाँ इसकी देखो रैंक 1 है। कल कोई दूसरा है, दूसरा हाईलाइट कर लिया, उसकी तो स्ट्रेटेजी दूसरी थी, उसकी दूसरी थी। तो ज्यादातर टाइम ना हम एक दूसरे की स्ट्रेटेजी फॉलो करने में लगे रहते हैं। तो अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ बैठ के कि भाई मुझे ये रिसोर्सेज पकड़ने हैं, ठीक है ना, ये मेरा एग्जाम टारगेट है, ये मेरा सिलेबस है, ये मेरे रिसोर्सेज होंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट कर डालो जल्दी से। सपोज करो कि आप मेरे से ये लेक्चर्स देख रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो आप एक झटके में सारे लेक्चर्स देख डालो, ठीक है ना। और कोशिश करो परफेक्ट बनने की कोशिश मत करना कि हर चीज तुम्हें आनी चाहिए। तुम मान के चल रहा है कि तुम सिर्फ देख रहे हो उसे और 30 और 40% एक बार में समझ में आ गया ना, काम खत्म। पक्का बता रहा हूं, अगर 30% 40%, मैं 50% भी नहीं बोल रहा, अगर आपको समझ आ गया मैं क्या बोलता गया हूं तो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, दूसरी बार में क्या करो, दूसरा स्टेप आता है प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो कई बार क्या होता है, लाइक मैं भी जो है प्रीवियस ईयर पेपर सिलेबस के थ्योरी के साथ ही करा देता हूं, उससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। तो वो क्वेश्चन साथ कर लोगे तो तुम्हारा ये स्टेप बच जाता है। अदरवाइज क्या करो, थ्योरी पहले खत्म कर लो। अगर आपने कहीं से नोट्स परचेस किए हैं तो पहले जल्दी से नोट्स पढ़ लो, फिर उसके बाद कोई भी एक कोचिंग सेंटर से, मतलब इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, कोई भी उठा के लाओ, बुक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने शुरू कर लो और उल्टे क्रम में करने हैं हमें, समझ रहे हो ना। जैसे 2020 का पेपर, फिर 19 का, फिर ऐसे नहीं करना कि 1992 से पेपर स्टार्ट है तो उल्टा नहीं, पीछे से जाना है, बैक डायरेक्शन में जाना है। 5 या 6 साल के काफी है प्रीवियस ईयर करने के लिए वो कंसेप्ट्स, समझ में आया। जैसे गेट के प्रीवियस ईयर ले लो, पिछले 10 साल में आपको कम से कम मेरे हिसाब से 10 से 15 सेट के आसपास मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, मोर देन सफिशिएंट। 15 सेट आपको पता चल जाएगा 15 सेट पढ़ने की बात की जो टीचर पढ़ा रहा है वो कितना अच्छा पढ़ा रहा है, कितना सही पढ़ा रहा है, आपको कितना डायरेक्टिव होकर पढ़ा रहा है। उसके बाद तीसरा है, लास्ट स्टेप आता है दोस्तों रिवीजन का। दोस्तों रिवीजन का क्रूशियल स्टेप मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि रिवीजन जो है ना लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो भी आप पढ़ते हैं वो उतना रिवाइज नहीं कर सकते। उसके लिए दोस्तों मैं रिवीजन के लिए क्या करता हूं, कि A4 साइज का पेपर लिया मैंने, इसको मैं इसको इस तरह एक बार एक फोल्ड इस तरह मारा, है ना, फिर दूसरा फोल्ड इस तरह मारा, इसका चौथा दूसरे पहला फोल्ड इस तरह, है ना, इस तरह, फिर दूसरा फोल्ड इस तरह, इसको एक पेपर को A4 को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। उसके बाद में छोटा छोटा सा, बहुत छोटा सा, मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम एक यूनिट एक पेज पे आ जाए। अगर एक यूनिट मेरी एक पेज पे आ जाती है, मतलब 10-15 पेजेस का कंटेंट में मेरा काम हो जाता है। ये मैं अपने पास रखता हूँ, मैं सॉफ्ट कॉपीज भी इसकी रखता हूँ और मैं इसकी हार्ड कॉपी भी अपने पास रखता हूँ, है ना। तो ये क्या करता है, मेरे को क्विकली रिवाइज करने के लिए हेल्प करता है। सपोज करो अगर मुझे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रिवाइज करने के लिए बोलो तो मैं पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स विद इन 40 मिनट्स में रिवाइज कर सकता हूँ, है ना। और मैं एक बार रिवाइज करने के बाद मैं दोबारा रिवाइज करने के लिए जाऊँ तो मैं 20 मिनट में कर सकता हूँ रिवाइज। तो ये जब तुम करोगे, बनाते चलोगे, तो ये लास्ट टाइम के लिए तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इस तरह आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, फिर क्या टेस्ट सीरीज दे सकते हो। तो कोशिश करो आप सिलेबस करो, है ना। अगर आप इंडिविजुअली सेल्फ कर रहे हो तो पहले आप सिलेबस को खत्म करो, 30-40% करना, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर करना। प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें ये अंदाजा हो जाएगा ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में इस पार्ट से था, वहां पे लौट के आओ, उस पॉइंट को दोबारा से पढ़ोगे। अब आपके दिमाग में ना 50% रिटेन हो जाएगा। फिर उसके बाद वो कभी टेस्ट सीरीज में आएगा तो फिर रिवीजन के टाइम में वो धीरे धीरे ना 70-80% तक तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, अगर तुम कंसिस्टेंटली उस पर लौटते रहोगे। मगर सिर्फ उसी पे अटक के नहीं रहना है। बहुत बार लोग सिर्फ नोट्स ही पढ़ते रह जाते हैं थ्रू आउट टाइम, और यहां वो बहुत बड़ी गड़बड़ कर जाते हैं। तो अगर ये सिंपल तरीका यूज करोगे, क्योंकि कोई भी टॉपर उठा लेना है वो यही 3 चीज कर रहा होगा अलग अलग तरह से। कोई किसी हिसाब से कर रहा है, कोई किसी हिसाब से कर रहा है, कोई किसी हिसाब से कर रहा है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। तो और सब चीजों को मैं बोलता हूं पेपर पे लिखना सीखो,
आपको ये चीज ये खत्म करनी है तो ये इट शुड बी ऑन पेपर, ये चीज जब खत्म करनी है ये भी आपके ऊपर पेपर। तो सारी चीज आपके पेपर पे लिखी होनी चाहिए, क्योंकि पेपर पे लिखने से ना तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देते हो कि भाई ये खत्म करना है मुझे। समझ में आई ना दोस्तों? तो ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी है, मैंने कोई मिर्च मसाला लगा के आप लोगों को कोई लंबी लंबी नहीं हाकी है, बिल्कुल नॉर्मल यही प्रोसीजर है। दुनिया के किसी भी इंसान का इंटरव्यू देख लेना, किसी भी कंप्यूटर एग्जाम, उसने ये स्टेप फॉलो करे होंगे। बस आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है या रात को पढ़ना अच्छा लगता है, आपको जॉब के साथ पढ़ना है या फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना? ये डिपेंड आप पे और आपकी सिचुएशन पे करता है। फिर भी मैं बोलूंगा कि जो लोग एक बार ही फुल टाइम प्रिपरेशन पे दें, ज्यादा टाइम ना दें, फिर आप क्या है कोई जॉब पकड़ लो, साइड वाइज करते रहो प्रिपरेशन, है ना? तो एक बड़े भाई के नाते, दोस्त के नाते जो आपको सही सलाह दे सकता था, सही चीजें समझा सकता था, मैंने आप लोगों को समझा दिया, है ना? अब जो है आप देख लेना दोस्त, आप लोगों को कैसे करना है, क्या करना है, पेपर पे लिखना, अपने दिमाग में मत्था मारना। ये मत सोचना कोई तुम्हें हलवे की तरह लाके दे देगा। अगर मैंने आपको अपनी चीजें बता भी दी ना, सपोज करो कि भाई मैं तो सुबह 4 बजे तक पढ़ता हूं, तो आप तो सोने की आदत है 10 बजे, अब तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये एक्सक्यूज रहेगा, यार यार कार्तिक ना 4 बजे तक पढ़ता था इसलिए उसका निकल गया, है ना? ऐसे नहीं देना है अपने आपको अपने ऊपर अपने और एक चीज जिम्मेदारी लेना सीखो। कुछ भी नहीं सक्सेसफुल हो रहा है, दिस इज माई फॉल्ट, दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल इंप्रूव नेक्स्ट टाइम। हर एक चीज में पॉजिटिव चीज ढूंढनी सीखो, है ना? कभी भी ये मत सोचो दूसरे को क्या फायदा हो रहा है, ये देखो मुझे कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो बंदा सही बोल रहा है या नहीं हो रहा, दैट्स ऑल, है ना? क्योंकि ना इस दुनिया में कोई गलत होता है ना सही होता है, सिर्फ देखने का अपना अपना पैराडिग्म होता है ना, अपना अपना प्रिस्क्रिप्शन होता है कि चीजों को आप कैसे कैसे आप देख रहे हो, अपना आपका नजरिया क्या है चीजों के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों समझ आया होगा। दोस्तों एक सिंपल सी चीज थी, बस एक बड़े भाई होने के नाते आपसे सोचा पर्सनली मिलकर समझा दूं। और थैंक यू आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। दोस्तों एक चीज और, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच की से रिलेटेड कंटेंट ला रहा हूँ। खुद अपना कंटेंट है, बहुत मेहनत मैंने की उस कंटेंट को लाने के लिए। मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू कर रहा हूँ, मेंटरशिप गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम करने वाला हूँ डिक्लेयर कल, है ना? तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, और अगर किसी को शेयर कर सकते हो तो दोस्तों शेयर कर देना, क्योंकि अच्छी चीज शेयर करने से ना किसी को अगर अच्छी हेल्प कर दोगे कभी तो क्या पता, मेरे हिसाब से तो दुनिया गोल है, अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो कभी ना कभी लौट के आपको चीजें अच्छी मिलती है। दोस्तों शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल लेक्चर में, मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम में। आप चाहो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आने के लिए ना रिक्वेस्ट कर सकते हो, मेरा डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर डाल दो, सर मुझे मेरे ग्रुप में, इस ग्रुप में ऐड कर दो, GTS वाले में, जिसमें भी आप ग्रुप में बता देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना, है ना? जो भी कोई डाउट्स हो वो बता देना। मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोग्राम क्या है कल मैं आपको बताऊंगा। बाय दोस्त।